I am starting with the name of Allah, who illuminated our heart with the light of Iman. For the last 36 hours, the I Love You virus has been creating havoc around the world. New dangers tonight from the love bug computer virus, this time disguised as a friendlier email. Copycats have now spread around the world. In 20s, इंटरनेट वॉज टू कॉस्टली बिकॉज इंटरनेट उस वक्त न्यू था तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फिलीपींस के एक कॉलेज स्टूडेंट ने एक प्रपोजल रखा कि वो किसी भी इंटरनेट अकाउंट को हाईजैक कर सकता है एंड उसकी क्रेडेंशियल्स वो ला सकता है जिससे कि हम लोग फ्री में इंटरनेट यूज़ कर सकें। उसने ये प्रपोज करने के लिए और इसको जस्टिफाई करने के लिए उसने जस्ट कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स में होना चाहिए और ये बेसिक नीड है हर यूज़र की, सो इंटरनेट को फ्री कर देना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है उसने इस बग को रिलीज़ नहीं किया और उसने बताया नहीं कि वो ये कैसे कर सकता है, बट जस्ट उसने कहा कि वो ये कर सकता है और अगर आप लोगों की परमिशन हो तो वो ये करेगा और इंटरनेट को फ्री करने के लिए उसके पास इसका सॉल्यूशन है। और अभी इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था फिर भी वो ये कर सकता था और दैन उसने ये प्रपोज़ल अपने कॉलेज के डीन को प्रपोज़ किया। दैन उन्होंने साफ मना कर दिया, कह दिया कि ये इनलीगल है, बिना किसी की परमिशन के किसी की भी क्रेडेंशियल चुराना और उसके अकाउंट से इंटरनेट एक्सेस करना ये वर्थ नहीं है और ये इनलीगल है। सो ये स्टूडेंट ने क्यूरियोसिटी के चलते जो भी प्रोग्राम बनाया था उसको आप कह सकते हैं एक जियोग्राफिकल एरिया के लिए लिमिटेड कर दिया था। सो लास्ट में उसने क्यूरियोसिटी के चलते लास्ट लाइन ऑफ कोड को चेंज कर दिया एंड जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। सो अब ये प्रोग्राम पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था, वो भी एक पीस ऑफ मैसेज के साथ। फर्स्ट ये फाइल जब भी विक्टिम को मिलती थी तो उसको एक जस्ट आप कह सकते हैं सीक्रेट मैसेज के जैसे लगता था और जब ये फाइल को ओपन करता था कोई भी विक्टिम दैन उसको एक लव लेटर मिलता था उसमें और उस फाइल का एक्सटेंशन था .vbs विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। सो यहाँ पर कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट क्या है। सो आप मान के चल सकते हैं कि ये भी एक लैंग्वेज ही है कंप्यूटर की, बट ये सपोर्टेड है ओनली विंडोज़ कंप्यूटर के लिए क्योंकि इसको इन्वेंट किया है ऑफिशियली विंडोज़ ने और इसको आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर इस तरीके से ही बनाया गया है कि आप इसमें कोडिंग करके किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर। सो अर्ली 90s में इसका इस्तेमाल किया गया था वर्म्स और वायरस को क्रिएट करने के लिए और विंडोज़ कंप्यूटर को मैनिपुलेट करने के लिए और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और यहाँ पर जब भी आप इस प्रोग्राम को ओपन करते थे तो ये आपके पीसी में आपके कंप्यूटर में कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता था और इसका फर्स्ट स्टेप यही होता था कि ये 2 फाइल्स को सेट करता था आपके कंप्यूटर के अंदर और वो 2 फाइल को सेंड कर देता था विंडोज़ सिस्टम फोल्डर में। और अब नेक्स्ट स्टेप में थर्ड फाइल जो कि बॉटम वाली फाइल थी वो सेंड की जाती थी विंडोज़ डायरेक्टरी में जहाँ वो अपनी खुद की जनरेट करती थी। और इन सारी चीज़ों के चलते जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता था उसके साथ ही ये सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते थे और इवन इफ आपका लॉगिन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ उससे पहले ही ये सारा एग्जीक्यूशन हो जाता था। एग्जीक्यूशन में सबसे पहले ये 4 वेब पेजेस को ओपन करता था और उसमें से एक वायरस वाली फाइल जो कि थी .exe फॉर्मेट में जिसका नाम था winbugfix.exe। ये मिलीशियस प्रोग्राम भी डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले लोकल रजिस्ट्री में ऐड होता था एंड एक की को जनरेट करता था एट दी स्टार्टिंग लाइन। अब ये सारे ही मिलीशियस पैकेजेस मिलके एक वायरस बन चुके थे और अब ये विक्टिम की इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर चुके थे। विक्टिम की इन्फॉर्मेशन में उसके होगल लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आईडी, पासवर्ड्स एंड उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, आईपी एड्रेसेस और आप कह सकते हैं उसके लॉग्स एंड रिमोट एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड और भी बहुत कुछ। और अब ये सारी ही इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाती थी mailme@super.net.ph पर। और ये सारा कुछ होने के बाद अब ये वर्म आगे फाइलों को सर्च करता था लाइक हो गया .css, .html एंड एक्सेट्रा और उसको ओवरराइट कर देता था .vbs एक्सटेंशन के साथ। मीन्स अब ये सारी फाइलें अनरिट्रीवेबल हो चुकी है और आप कह सकते हैं इसको ओपन भी नहीं किया जा सकता और ना ही इसका कोई इस्तेमाल बाकी रहा। इन सारे ही फाइल एक्सटेंशन के बीच एक फाइल एक्सटेंशन था .mp4 जिसको ओवरराइट नहीं करता था ये वर्म, जस्ट उसको हाइड कर देता था अंदर ही सिस्टम में।
नाउ व्हेन डैमेज इज़ कंप्लीट, उसके बाद दोस्तों ये वर्म आगे सर्च करता था आउटलुक के लिए। आउटलुक आप कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एक ईमेल बॉक्स है जहाँ से आप किसी को भी ईमेल एड्रेस के थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं। सो ये वर्म उसके अंदर जाके सारे ही ईमेल को स्कैन करता था और ये अपनी ही कॉपीज़ को अपने आगे विक्टिम को सेंड कर देता था। डिस्ट्रक्शन इज़ नाउ स्प्रेडिंग थ्रू अ मैसेज ऑफ पीस। नाउ फिलीपींस टू हांगकांग, वायरस इज स्प्रेडिंग वेरी डेंजरसली। और यहाँ पर हांगकांग से बाहर भी ये बहुत सारी जगहों पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये फैलना स्टार्ट हो चुका था कुछ ही दिनों में। और यहाँ पर इसने बहुत ख़राब से बहुत ही डेंजरस डैमेज किया। बहुत सारी कंपनीज़ के मेल सिस्टम को शट डाउन कर देना पड़ा बिकॉज ऑफ इट। और हांगकांग से अब इसने डायरेक्टली जंप कर दिया था यूरोप की तरफ। और वहाँ पर जाने के बाद इसने गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंक और आप कह सकते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेशन एंड बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को इसने इन्फेक्टेड किया। उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। और इसकी वजह से डेनमार्क पार्लियामेंट के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट भी डेंजर में आ चुके थे कि वो वाइप आउट ना हो जाए। इसकी वजह से उन लोगों ने सारा मेलिंग सिस्टम ही अपना शट डाउन कर दिया। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को और हालात को मद्देनज़र रखते हुए यूएस एयरफोर्स ने एक अपना सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम था ASIM। और अब ये नज़र रख रहा था पूरे ही मेलिंग सिस्टम पर और आने वाले सभी मेल पर। जैसे ही उसको पता चलता कि ये मेल कोई मिलिशियस अकाउंट से या फिर ये मिलिशियस कोड एम्बेडेड मेल है, तो ये वहीं पर उस मेल को ड्रॉप डाउन कर देता था और कंपनियों तक नहीं पहुंचता था। बट ये सारी चीज़ तो थी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट प्राइवेट सेक्टर का क्या, वो इतने लकी नहीं थे। यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनीज में नाम आता है फोर्ड कंपनी का, जिसने अपना सबसे पहले मेलिंग सिस्टम को शट डाउन कर दिया था बिकॉज ऑफ आई लव यू वायरस। सो बिकॉज ऑफ इट 55 मिलियन कंप्यूटर वर अफेक्टेड। और इन्हीं सारी चीज़ों के दौरान एक और स्प्रेड आई लव यू वायरस का आइडेंटिफाई किया गया। यहाँ पर पीस ऑफ मैसेज के अलावा एक और चीज़ स्प्रेड की जा रही थी जो कि बिल्कुल अलग थी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फाइल के साथ एक और ओरिजिनल फाइल शेयर की जा रही थी जिसका नाम है mirc.ini। और यहाँ पर ये फाइल आपके कंप्यूटर में IRC क्लाइंट को स्कैन करती थी एंड देन वहाँ पर ये ऐड हो जाती थी जाके। और ऐड होने के बाद आपके नेटवर्क में सारे ही कनेक्टेड डिवाइस को ये स्प्रेड हो जाता था प्रोग्राम वापस से, और वो भी इसके साथ इन्फेक्टेड हो जाते थे। सो इतना ज़्यादा नुकसान और इतना ज़्यादा स्प्रेड होने के बाद साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर के हाथ एक की लगी थी जो कि थे इसके ट्रेसेस। और ये मिलते थे जाके वहीं फिलीपींस की उसी कंप्यूटर कॉलेज से। सो इतना पता लगने के बाद वो कंप्यूटर कॉलेज में रेड होती है एक अपार्टमेंट में जहाँ पर था एक लड़का, एक लड़की और एक एम्प्टी डेस्क। और यहाँ पर जो लड़का मिला था उसका नाम था रोमोनेस। और यहाँ पर ये अरिन डिकुजमैन का बॉयफ्रेंड था। और यहाँ पर ये बड़ी बहन थी उसी स्टूडेंट की जिसने प्रपोज़ किया था कि हम इंटरनेट को चुरा सकते हैं और फ्री में बांट सकते हैं। सो सीधी सी बात है, अब उस बंदे का नाम भी लिस्ट में आना ही था। लिस्ट में नाम आ जाने के बाद अब दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया एंड देन जब भी कोर्ट के सामने और जब भी प्रेस के सामने उनको पेश किया जाता था, देन जब भी आप कह सकते हैं डिगुजमैन से सवाल पूछे जाते रिलेटेड टू हिज बग और आई लव यू वायरस, सो वो जस्ट अपना हेड डाउन कर देता और नो एक्सक्यूज़ और नो कोई भी रीज़न या फिर कोई आंसर। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त फ़िलीपींस में इसके रिलेटेड कोई भी कानून नहीं बने थे कि अगर आपने कोई वायरस क्रिएट किया तो आपको किस तरीके से कोर्ट में प्रोसीड किया जाएगा और आपको क्या सजा होगी। तो उस वक्त आप समझ सकते हैं साइबर सिक्योरिटी कितनी अवेयरनेस नहीं थी। इसके चलते लोगों को डिजिटली कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था और वो सोचते थे कि डिजिटली हमें क्या ही नुकसान हो सकता है। सो यहाँ पर वायरस को क्रिएट करने और इतना जो भी डिजिटली नुकसान हुआ कंपनियों को और पब्लिक को, उसका मुआवजा तो क्या, डिगुजमैन को इसकी सज़ा भी नहीं हुई बिकॉज इसके रिलेटेड कोई लॉ ही नहीं था।